हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी का स्वागत करते हुए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो सोनी राय जी को विलंब नहीं, चूंकि एक क्लास के बाद दूसरे क्लास को थोड़ा सा सेट करने में कुछ समय लग जाता है, तो 4-5 मिनट उसको सेटिंग में इसके चलते थोड़ी सी विलंब होती है, ना तो समय से ही उपस्थित रहा करते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत मतलब क्या होता है, चलाया। रुपया अभी भी देखिए, आपका जो भारत का नोट है रुपया के नाम से जाना जाता है। भारतीय मुद्रा को रुपया, पाकिस्तान में रुपया, इंडोनेशिया में रुपया, श्रीलंका में रुपया, तो विश्व में कई देशों की मुद्रा रुपया है। तो यहां पूछता है तो सुनी राय जी फिलहाल तो आपके सामने हैं, और जब सोने का वक्त आएगा तो आपको सूचना जरूर दे दी जाएगी। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया कहता है किसने चलाया, तो रुपया को शेर शाह ने 1543 ईस्वी में, शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रुपया के नाम से सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का था, तो शेर शाह के शासनकाल में रुपया के नाम से चांदी का सिक्का चलाया गया, जिसका तांबा से अनुपात 1:64 का हुआ करता था। सबसे पहले सिक्का के क्षेत्र में यदि देखें तो चांदी का सिक्का रूपक के नाम से गुप्त काल में, चांदी का सिक्का रूपक के नाम से गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया, और वर्तमान रुपया के नाम से शेर शाह ने चलाया। हुमायूं मुगल वंश का द्वितीय शासक था, जिसका शासन काल को दो भागों में 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक का काल रहा। हुमायूं को ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास था। ज्योतिष के आधार पर ये 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहना करता था। शेर शाह व्यवस्था का सुधारक के नाम पर, व्यवस्था निर्माता नहीं बल्कि व्यवस्था का सुधारक के रूप में अपनी पहचान बनाया। इसने ही बिहार को एक अलग सूबा, एक अलग प्रांत, एक अलग स्टेट का दर्जा दिया 1542 में, और इसकी राजधानी का नाम पटना रखा, और 1543 ईस्वी में इसका राजधानी को निर्माण किया, और इसने ही 1542-43 में सिक्का चलाया जिसका नाम हुआ रुपया। तो आंसर आप तमाम लोगों ने बी दिया है। चलिए, चमन चांडिल जी आपका आंसर भी बी है, और उसके पश्चात जो है जिनका भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि, यह तो विद्यार्थीगण सहायक संधि को सर्वप्रथम विश्व में, भारत में जो सहायक संधि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सहायक संधि को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने शुरू किया था, लेकिन वह भारत पर शासन कर नहीं सका, इसलिए वह से वापस बुला लिया गया। तो बड़े पैमाने पर सुव्यवस्थित रूप में सहायक संधि जाता है लॉर्ड बेलेजली का। सहायक संधि को किसने करवाया, तो लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि का भारत में व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड बेलेजली का शासन काल है 1798 से 1805 ईस्वी, इसका शासन काल है। सहायक संधि क्या है, कि सहायक संधि है कि जो भी भारतीय राजा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते थे, उन्हें अंग्रेज यह आश्वासन देता था कि आपके राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का है, लेकिन शर्त यह है कि चूंकि हमारा सेना, हमारा व्यक्ति आपकी राज्य की सुरक्षा करेगा, तो उसके लिए वेतन आपको देना होगा। भारतीय वेतन से भारतीयों को गुलाम बनाने का यह सबसे नायाब तरीका था। आप उसकी सुरक्षा पर निर्भर है, फोर्स उसका है, तो जाहिर सी बात है जब सेना उसका है, पुलिस बल उसका है, तो वह अपने हिसाब से शासन को चलाएगा, और आपको उसके आधार पर काम करना होगा, क्योंकि आपके पास उससे संघर्ष के लिए फोर्स है नहीं। तो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम 1798 में हैदराबाद का निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ग्वालियर का सिंधिया ने 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया।
गायकवाड़ और पंजाब का दिलीप सिंह के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। पहली बात तो यह है कि दिलीप सिंह का जो शासनकाल होता है वह शासनकाल है 1845-46। तो उस वक्त तो ये सहायक संधि का काल ही खत्म हो जाता है 1800। तो ये विकल्प देखिए आपका यूं ही समाप्त हो जाता है। तो 3 विकल्प आपके पास बड़ौदा का था नहीं, सबसे पहले हैदराबाद का निजाम। और क्वेश्चन ऐसा है कि यकीनन तौर पर ये तमाम विद्यार्थी चलिए चमन सांडिल जी शास्त्री आपने उत्तर बी एकदम सही दिया है और मुझे उम्मीद था कि तमाम विद्यार्थी इसका उत्तर सही दें, क्योंकि प्रश्न बहुत ही कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अलग अलग एग्जाम में आप कहीं भी सेट बनाइएगा, चाहे वो एमटीएस का सेट हो या बीपीएससी का सेट हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बारंबार मिल जाएगा। देखिए दीपक कुमार जी, सतारा जो है आप थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज हैं। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है 1848 से 1856, तो लॉर्ड डलहौजी का है हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। इसमें था कि जिन भारतीय राजाओं का कोई अपना संतान नहीं है तो गोद लेते थे किसी रिश्तेदार के बच्चे को, उसे अस्वीकार किया गया। कहा कि गोद लेने की प्रथा को अंग्रेज स्वीकार नहीं करता है। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात आपका अपना कोई संतान नहीं है तो आपका राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। उसे ही बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। तो हड़प नीति में सबसे पहले 1848 में महाराष्ट्र के सतारा को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। तो दीपक कुमार जी, सतारा जो है वो है लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति में पहला, और सहायक संधि का जो पहला हुआ वो है आपका लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि। उम्मीद है कि दीपक जी आपको ये प्रश्न अब जो आपको कहीं कंफ्यूजन होता है वो शायद नहीं हो, या कहीं कोई और भी कठिनाई है तो आप उसे इंगित कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? भक्ति आंदोलन, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो माना जाता है वो है आदि शंकराचार्य जो केरला के थे। उसके पश्चात थे रामानुजाचार्य, वो दोनों दक्षिण भारत के थे, और दक्षिण भारत की इस परंपरा को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद, गुरु रामानंद को। ठीक है विक्की श्रीवास्तव जी, एक क्लास तो इसमें आपको विभिन्न गवर्नर जनरल के शासनकाल और उसके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में रखेंगे और उसकी चर्चा की जाएगी, ताकि आपको जो समस्या है वो समस्या हल हो जाए। आपके लिए आपने जो पूछा है उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और उसके पश्चात महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए अब देखिए नागार्जुन, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही होती है वो है शंकराचार्य से 8वीं शताब्दी से, और फिर दोबारा जो है वो है 13वीं शताब्दी से। अब यहां पर आप देखिए नागार्जुन के बारे में आपने लोगों ने यकीनन तौर पर पढ़ा होगा। ये कनिष्क कुषाण वंश का शासक कनिष्क का दरबारी था। इसे भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता था। इसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये कनिष्क के शासन काल है 78 ईस्वी से शुरुआत होती है कनिष्क का शासन काल। तो यहां पर आपका ये देखिए विकल्प अपने आप ऐसा विकल्प है कि थोड़ा सा भी आप यकीनन तौर पर जब तैयारी करते तो इतने अध्ययन आपके पास होता है। मैंने विद्यार्थीगण आपको बारंबार ये बात कहा है कि जैसे कि जो क्रिकेट टीम में एक कोच की भूमिका होती, रवि शास्त्री, विराट कोहली या जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, उन्हें नहीं सिखा सकते हैं, उनसे वह यकीनन तौर पर अधिक बेहतर खिलाड़ी है। लेकिन कोच की भूमिका होती है कि उसकी
कमजोरियां को, विपक्ष की कमजोरियां को कैसे सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से रन बना सके, गाइडेंस करना। तो जब आप लोग आईए बीए एमए करके अध्ययन करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके पास नॉलेज है। सिर्फ मेरा उद्देश्य यह होता है कि वहां तक आप एक्यूरेसी के साथ कैसे पहुंचे, एक गाइडेंस देना होता है। और शिक्षक की भूमिका वास्तविक तौर पर यही होती है। तो जो कोचिंग, तो जो हम कोच हैं, गाइड का काम करना है, तो यकीनन तौर पर बेहतर तरीके से आपको बतलाने का प्रबंध करेंगे, उतनी जानकारी आपके पास रहती है। तो यकीनन तौर पर आपने कनिष्क के राज दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, जो उसके राज दरबार के बड़े बड़े विद्वान थे, सुशोभित करते थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जो हैं पुष्टि मार्ग भगवान श्री कृष्ण के ये अनुयायी थे। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। त्यागराज तमिलनाडु के क्षेत्र के थे। बतलाए पहले दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय है रामानंद को। रामानंद के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा था जाति न पूछो साधु की। इनके अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के इनके अनुयायी थे, इनके शिष्य थे। तुकाराम महाराष्ट्र के थे। तो ये तीनों जो हैं 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के काल के हैं। और भक्ति आंदोलन में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक में इनका कर्मभूमि रहा। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। जबकि नागार्जुन ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी में। शंकराचार्य प्रथम भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। लेकिन 8वीं शताब्दी के पश्चात 400 वर्ष तक भक्ति आंदोलन रहा नहीं। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत को वास्तविक तौर पर माना जाता है कि जब भारत में इस्लामिक सत्ता का प्रारंभ होता है, तो इस्लामिक सत्ता के समानांतर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयों में हिंदुत्व की भावना को जगाने के लिए 12वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं उत्तर भारत में रामानंद और दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य। उत्तर भारत में रामानंद और दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य। अब देखिए क्रिकेट में क्या कहा जाए, किसका जो है यकीनन तौर पर ठीक है, रोहित शर्मा बेहतर खिलाड़ी है, पसंद भी करते हैं अनमोल जी। तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने ये बराबर प्रयास किया है कि सिर्फ आंसर ना दे करके आपका वो कॉन्सेप्ट, आपका वो आत्मविश्वास को जगाया जाए, जो कि आप सटीक उत्तर तक पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर तक पहुंच सकें। धन उधार देने का उल्लेख, वैदिक काल में भी धन उधार देने की प्रवृत्ति हुआ करती थी। और गुप्त काल में आप अध्ययन जब करेंगे तो आम जनता या जिनके पास धन धान था, व्यापारी थे, वो मंदिरों में पैसा रखा करते थे। मंदिर लोगों को कर्ज देता था, उससे जो ब्याज प्राप्त होता था उससे मंदिर अपनी तमाम आवश्यकता को पूरा करता था। मंदिर शिक्षण संस्थान की भूमिका में होता था, मंदिर धर्मशाला की भूमिका में होता था। तो अपने तमाम खर्च वो ब्याज से ही पूरा करता था। तो ब्याज के बारे में देखिए, सबसे पहले यहां पर चलिए अथर्ववेद के बारे में आप पढ़ते होंगे कि अथर्ववेद एक लौकिक साहित्य है। अथर्ववेद एक, सोनी जी आपके नाम यदि आप उत्तर देते हैं तो आपका नाम यकीनन तौर पर लिया जाएगा। यहां तमाम विद्यार्थी जो हैं वह प्रिय विद्यार्थी रहते हैं और जो भी बेहतर आंसर देते हैं नाम लेने का प्रयास करते ही हैं। तो अथर्ववेद के बारे में आपने पढ़ा हो क्या, यह एक लौकिक साहित्य है जिसमें चलिए आम भाषा में बोलते हैं जादू टोना से जुड़ा हुआ तथ्य भी मिलता है। सांप बिच्छू का विष को उतारना की भी क्रिया की इसमें जानकारी मिलती है। राज राजा की उत्पत्ति इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। तो उत्तर आपका अथर्ववेद नहीं। यजुर्वेद में आपने पढ़ा होगा कि यह यज्ञ विधि विधान की पुस्तक है। आप यज्ञ देखते हैं, चाहे शादी विवाह का यज्ञ हो, श्राद्ध में भी एक प्रकार का यज्ञ होता है, श्राद्ध हो या कोई अन्य धार्मिक, तो उसमें जो आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती है, हवन कुंड बनाया जाता है, अलग अलग रंग के चावल वगैरह। तो उस किसकी प्रक्रिया क्या होगी, कहाँ कौन सा होगा, किस कोने में किस भाग में क्या रखा जाएगा, उसके बारे में यजुर्वेद में। तो
तो ये जो धन उधार देने, तो ये सब ब्राह्मण मिलता है। ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है, अलग अलग वेदों का सरल भाषा, जिसे आप बोलते हो टीच योर सेल्फ, कुंजिका, गाइड, ये गाइड हुआ ब्राह्मण। हर ब्राह्मण का अलग अलग। तो सबसे पहली बार कृषि कार्य, 24 बैल एक साथ हल में जुड़ा हुआ है, तो 24 बैल युक्त हल का प्रयोग, कृषि कार्य का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण मिलता है। और जहां कृषि वाणिज्य व्यवसाय की बात आती है तो कर्ज की व्यवस्था भी वहीं शुरुआत होती है। जहां कृषि कार्य शुरू होगा, जहां वाणिज्य व्यापार शुरू होगा, कर्ज की शुरुआत भी वहीं से होती है। तो कर्ज की शुरुआत, वाणिज्य व्यवसाय, कृषि, इसमें देखिए कृषि कार्य की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण है। तो शतपथ वेद का यजुर्वेद है, और गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद का है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो चारों वेद का अलग अलग ब्राह्मण, अलग अलग आरण्यक, अलग अलग उपनिषद। चारों वेद को यज्ञ के अवसर पर पाठ पढ़ने वाले अलग अलग पुरोहित वर्ग भी। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कदा विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर आपका है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें पहली बार कृषि कार्य का उल्लेख है। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, चमन सांडिल जी, आपका ही उत्तर दिख रहा है, आंसर ए पूर्णतः सही है। सोनी जी, आपका उत्तर डी है, डी गलत है दुर्भाग्य से। चलिए, प्रश्न कठिन था, प्रश्न आसान नहीं है, आपको ध्यान देना है। उत्तर इसका जो है होगा ए, शतपथ ब्राह्मण में। क्योंकि ये अथर्ववेद लौकिक साहित्य, यजुर्वेद यज्ञ विधि विधान की पुस्तक है, तो यज्ञ के लिए कर्ज की जरूरत नहीं होती, धार्मिक अनुष्ठान है। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्य का उल्लेख है, और जहां कृषि वगैरह होगा तो देखते हैं खेती करने के लिए कर्ज वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, तो यहां पर शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ जयप्रकाश नारायण संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण को आपको ज्ञात होगा, उन्हें क्या नाम है? लोक नायक जयप्रकाश। 1974 में पटना गांधी मैदान 75 से आंदोलन की शुरुआत किए थे, और पहली बार इनके प्रयास से ही केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो पाया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया, तो हजारीबाग जेल से ये लोग भागने में सफल रहे, जेल की दीवार को फांद कर भाग गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन 9 अगस्त सूर्योदय के पूर्व ही महात्मा गांधी सहित लगभग सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अरुणा आशफ अली, और बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने नेपाल से आजाद दस्ता का निर्माण करके आंदोलन को काफी हद तक जीवंत बनाए रखा। यह आंदोलन काफी हिंसक रहा था। अब यहां पर देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। इसमें इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे सैयद अली, जिसमें महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उसे समर्थन दिलाए थे। निशा जी गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार चारों आंदोलन कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? ये आपका आंसर हो गया भारत छोड़ो आंदोलन बी। तो आंसर आपका जो दिखा है, बोर्ड पर दिख रहा है, वो है दीपा, चमन, सोनी, तीनों का उत्तर पूर्णतः सही है। और सोनी 1919 में हुआ है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो 1942 में हुआ है, 1929 में तो ऐसा कोई आंदोलन हुआ नहीं है। यहां पर जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आप
पहला काम क्या होता है? आप पढ़ते इतिहास में सभ्यता संस्कृति प्राइमरी स्टेज में मनुष्य ने सबसे पहले कृषि किया, पशुपालन किया, कुछ खनन करके प्राकृतिक रूप से संपदा को निकाला। तो कृषि, पशुपालन, वानिकी, पेड़ पौधे, कंदमूल, फल खाया करते थे। तो जो जीवन की प्रारंभिक आवश्यकता है, सबसे प्रारंभिक आवश्यकता है, बच्चे जन्म भी लेते देखिए दूध की आवश्यकता है, कृषि कार्य भोजन पानी की आवश्यकता है, तो ये प्राथमिक कार्य में आता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जिसमें उद्योग, अब जब चावल बनाते हैं, चावल धान से फिर चावल को बनाते हैं, अब गेहूं से आटा बनाते हैं, तो वहां से द्वितीय क्षेत्र शुरुआत होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र के प्रकृति को बदल करके उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए जो हम विभिन्न प्रकार का काम करते हैं वह द्वितीय क्षेत्र होता है। तो प्राइमरी सेक्टर को मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है, वह सिर्फ उसका रूप परिवर्तन करता है। तो आप लौह अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट निकाले और उसको इंडस्ट्री में दिए, मशीनरी में दिए, और उसका अशुद्धि माल को निकाल के लोहा को तैयार किए, तो यह हुआ द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा। जो द्वितीय क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में विकास में सहयोग दे उसे तृतीय सेवा कहते हैं। हम आप लोग को पढ़ाने आए हैं, तो ये सेवा क्षेत्र है कि आपके कंसेप्ट को बेहतर कर रहे हैं, आपकी समझ को जो आप में पहले से ही मौजूद है उसे सिर्फ मोडिफाइड करने का काम कर रहे हैं। तो योग्यता आप में है, हम सिर्फ उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनुष्य का आपका पूंजी क्या है? आपकी एसेट क्या है? आपकी पूंजी है आपका स्वास्थ्य, आपकी पूंजी है आपका नॉलेज। तो इस पूंजी को बनाने में, स्वास्थ्य सेवा में जो आपको सहयोग देते हैं, जो आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपको सहयोग दे रहे हैं, बैंक वगैरह धन आपको उपलब्ध कराता है ताकि आप आगे अध्ययन कर सकें, तो ये सब होता है बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सब आ जाता है सेवा क्षेत्र में। तो अब यहाँ कहता है अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र हुआ तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा। सबसे पहले आपका जन्म हुआ तो आपको भोजन यापन चाहिए, जो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, चाहे वो दूध पीते हो या पौष्टिक आहार फल खाते हो, आम खाते हो, चावल दाल गेहूं जो भी खाते तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उसको जब आप बदलते हैं, उद्योग धंधा में कपास उत्पादन किए और कपास से कपड़ा बनाए, तो ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। कोयला निकाले, प्राथमिक क्षेत्र है, कोयला से बिजली बनाए, द्वितीय क्षेत्र हो गया। तो वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र हुआ जो उसको अब कोयला से पटना लाए, बाहर में बनता है तो झारखंड से लाए, तो परिवहन के माध्यम से लाए ताकि आसानी से पहुंच होकर हो सके। तो ये हुआ तृतीय क्षेत्र। स्पष्ट हो गया विद्यार्थीगण? चलिए, आंसर हो गया तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था, बंद, क्लोज, मान अर्थव्यवस्था बंद है। अर्थव्यवस्था तो है, उत्पादन की प्रक्रिया है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय है, लेकिन बंद है। तो बंद किससा है? अंतरराष्ट्रीय बाजार से बंद हो। जिस देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, सिर्फ अपने देश के उद्योगों के संसाधन को आगे बढ़ाने का। सलोनी कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 87 का ए। चलिए, ऐसा देश जिसका कोई आयात निर्यात नहीं हो, एकदम पूर्णतः सही है सोनी जी, आपने पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ उत्तर दिया है। पहला उत्तर आपका है, इसलिए बधाई के पात्र हो। यहां पर चलिए विकल्प बदल सकता है। जिस देश का जीडीपी बराबर जीएनपी हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां आयात निर्यात नहीं हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां सिर्फ स्वदेशी उद्योगों को ही प्रश्रय दिया जाता हो या उसे ही सुविधा उपलब्ध कराया जाता हो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। तो वर्तमान समय में क्लोज इकोनॉमी अब कहीं नहीं मिलता है, अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। दीपा, आपका भी उत्तर सही है। विक्की जी, आपने भी सही दिया है, लेकिन पहला उत्तर सोनी का सही है। तो ऐसा देश जिसका कोई आयात और निर्यात नहीं हो, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। अब जहां जीडीपी क्या होता है? देश में उत्पादित, और जीएनपी होता है देशी भारतीयों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित।
जहां दोनों बराबर हो जाए उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, आप बराबर नाम हिंदी बताइए। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है? सर थर्ड नो पर क्या लिखा, क्या क्वेश्चन था? मतलब जवाब दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मोहम्मद जामबाज आलम, आपने थर्ड उत्तर, थर्ड में कोई ऐसा नहीं है कि कभी 1 सेकेंड के अंतराल पर उत्तर में थर्ड सेकेंड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि थर्ड दिए तो आप कमजोर हैं। उत्तर दिए वो आपकी आत्मविश्वास के परिचायक है, आपके नॉलेज का परिचायक है, ये कंसेप्ट का था। मैंने कंसेप्ट देने का प्रयास किया ताकि दिए गए विकल्प से आप उत्तर को, कभी कभी देता है कृषि किस क्षेत्र में आता है, बैंक किस क्षेत्र में आता है, उद्योग किस क्षेत्र में, तो आप में ऐसी कंसेप्ट हो कि आप उसे आसानी से दिए गए विकल्प को देख करके उत्तर को निकाल सके। मेरा उद्देश्य यही होता है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूं। और जब तक सफलता मुझे तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसे पूरी तरह समझ नहीं लाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए 88 केसीसी की शुरुआत हुई, केसीसी की शुरुआत हुई 1999। 1999 से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। तो केसीसी की शुरुआत हुई 1999 से, जिस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो केसीसी की शुरुआत होती है 1999 में। इसकी शुरुआत किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। केसीसी में क्या है, किसानों को वर्तमान समय में 2,50,000 रुपया से 2 लाख रुपया तक, 50,000 से 2 लाख रुपया तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उनके अपने अकाउंट में सरकार पैसा डाल देती है। आप अकाउंट खोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, आप कृषि कार्य के लिए उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो उत्तर क्या होता है? नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है? आप देखिए यहां पर जो विकल्प आपके सामने है, तो आरबीआई, आरबीआई में कोई व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है। ये विकल्प यही क्वेश्चन यहां भी छप गया, क्या उत्तर एक ही है पता नहीं, तो ये खत्म हो गया। सीडबी, सीडबी देखिए क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए है। यहां देखिए नाम ही सीडबी, ज्यों ही इसका आप एब्रिविएशन करते हैं उत्तर आपको अपने आप खत्म हो जाता है। नाबार्ड, NABARD, नेशनल, यहां पर देखिए क्या है, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो कृषि कार्ड से किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, तो दिया गया विकल्प ही इस प्रकार का है कि ज्यों ही आप विकल्प का परीक्षण करेंगे, विकल्प की समीक्षा करेंगे, विकल्प का रिव्यू करोगे, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। नहीं जानकारी है लेकिन प्रश्न का विकल्प के साथ जब ज्यों ही आप तालमेल स्थापित करोगे, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा जारी करने काम करता है, आरबीआई में कोई निजी अकाउंट नहीं होता है, आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, अब चलिए भारत को ही आप लीजिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। और आपका उम्र 20-25 बरस, 20-22-23 की उम्र हुआ होगा, कुछ लगभग इतना ही होगा, कुछ उससे भी शायद जूनियर हो सकते हैं। तो आप अपनी छोटी सी उम्र में देखिए कि कितने सड़कों पर यातायात में वृद्धि हुई, कितने गांव से लेकर कई स्कूल खुल गए, कई कॉलेज खुल गए, IITI से लेकर IIT का संस्थान खुल गया। लेकिन अभी भी देखते हैं विद्यार्थी उतना ही भीड़ है।
कारण क्या है बढ़ती हुई जनसंख्या? कहता है प्रोफेसर कोलिन क्लार्क, यदि किसी देश की जनसंख्या में 1% की वृद्धि होती है तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन में 4% की वृद्धि की जरूरत होती है। भारत का जनसंख्या का वृद्धि दर 1.7% है। जाहिर सी बात है कि 8-9% से ऊपर जब जीडीपी जाएगा तभी हम लोग के जीवन में बेहतरी आएगी। तो बढ़ती हुई समस्या देश के तमाम समस्या का, जब बढ़ती जनसंख्या देश की तमाम समस्या का उपभोग क्या है, तो भोजन चावल जो भी करते हैं, आवंटन, जो धन का आवंटन है, चलिए किसान क्रेडिट कार्ड में धन का आवंटन किया गया। आपका खाद्य सुरक्षा अभियान में चावल दाल तो दुर्लभता मतलब जो उपलब्ध नहीं है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण हम सही से उसका सदुपयोग। चलिए उत्तर जो देखिए दिए हैं, सबसे पहले मोहम्मद जांबाज आलम आपका आंसर, उसके बाद विक्की श्रीवास्तव, फिर दीपा का उत्तर है, फिर अनमोल जी का उत्तर है, फिर खुशबू, तमाम का उत्तर सही है आपका जनसंख्या। सिर्फ उत्तर नहीं देना है, उत्तर को समझना है। मेरा उद्देश्य यही है इतनी बेहतर समझ बने कि प्रश्न को यदि नए भी जान रहे हैं तो अपनी समझ के साथ आसानी से उत्तर तक पहुंच सकें। किस मद के आयात में भारत का सबसे बड़ी राशि खर्च होती है, अर्थात जो विदेशों से मंगाते हैं तो सबसे ज्यादा धन किस पर खर्च होता है? ठीक है, अभी तो चूंकि एक ही क्लास चल रहा है विद्यार्थीगण, तो एमटीएस या जो भी होगा उसको विचार किया जाएगा। और अभी आपको देखते हैं कि मुकेश सर, सुकेश सर मैथ और रीजनिंग पेड क्लास की शुरुआत है, फिर मेरा भी जीके का पेड क्लास की शुरुआत होगी। एक बैच जो है जो तमाम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका पेड क्लास के रूप में बहुत ही सामान्य खर्च पर, जो आपके पॉकेट खर्च से भी कम खर्च पर आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई दी जाएगी। इसलिए उसमें जुड़िए, आपकी वो समस्या समाधान हो जाएगा। तो पेट्रोलियम, चलिए एकदम सही उत्तर है अमृता जी कि भारत का जो है अपनी आवश्यकता का भारत मात्र 17 से 20% तक ही पेट्रोल हम अपने देश में उत्पादन होता है। शेष पेट्रोलियम हम विदेशों से मंगाते हैं। तो परिष्कृत पेट्रोल, लौह इस्पात भारत दुनिया का 1/4 लौह इस्पात भारत में ही प्राप्त होता है। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर से विदेश में निर्यात करने में सक्षम हैं। उर्वरक का भी आयात किया जाता है, पोटाश का आयात करते हैं, फॉस्फेट का आयात करते हैं, लेकिन भारत का सबसे ज्यादा है प्रस्तुत पेट्रोल। तो सबसे पहला 90 का आंसर जो दिए हैं, पहला आंसर जो दिख रहा है वो है अनमोल कुमार, ज्योतिषना, फिर अमृता जी, तो और उसके पश्चात ललन कुमार। तमाम बधाई के पात्र हैं कि आपका उत्तर पूर्णतः सही है और दिए गए विकल्प से आप आसानी से उत्तर को निकाले। बस प्रश्न को पढ़ करके समझ कर निकालिएगा। इसी प्रकार और जो प्रश्न का स्तर है वो प्रश्न का स्तर पूरी तरह, चाहे एसएससी का हो या किसी भी के स्तर से कमजोर स्तर नहीं है। चलिए धन्यवाद एमडी एजाज जी। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या तो हो ही गया। कहां 91 भारतीय संविधान की 3 सूचियों में किसी में भी उल्लेख न किए गए विषय पर विधान कौन बनाएगा? संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्ति को बांटा गया है संघ सूची के रूप में, राज सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। साथ ही वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है, 7वीं अनुसूची में यह स्पष्ट विभाजन है कि वह विषय जो तीनों सूची में नहीं लिखा हुआ है और विशिष्ट विषय, जिसमें रक्षा आता है, विदेश मंत्रालय आता है, दूरसंचार विभाग आता है, तो अविशिष्ट विषय के अलावा वह सभी विषय जो तीनों सूची में वर्णित नहीं है वह संघ सूची का विषय होगा। यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। यह जो है स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, तो उस पर कानून बनाएगा संसद, पार्लियामेंट। तो संघ सूची में, इसको याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ है, 97, 66 और समवर्ती सूची में 47। ऐसे बहुत जगह आप देखते हैं कि इसकी संख्या बढ़कर 100 कर दी लिखता है, इसे 61 लिखता है और इसे 52 लिखता है। लेकिन फिलहाल इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा है। मूल संविधान में जो है वही परीक्षा में प्रश्न रहा है। तो
उत्तर 91 नंबर का बी है। तो पहला उत्तर मोहम्मद जांबाज आलम, आपका उत्तर पूर्णतः सही है। तो विकी जी, चूंकि क्लास जो चल रहा है ये तो आपका क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन तो किताब आप संस्थान का किताब के माध्यम में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से आपको बतला रहे हैं, तो वही पीडीएफ है। और जब पेड क्लास चलेगा, जब हम पॉलिटिक्स पढ़ाई, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी अलग अलग पढ़ाएंगे, तब आपको नोट्स दिया जाएगा ताकि हम जो बताएं उसे आप घर पर पढ़ सकें या पहले से पढ़ करके आप तैयार रहें। तो उसका नोट्स आपको पीडीएफ, आपको जब पेड क्लास की शुरुआत करेंगे तो उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मानक, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। यहां पर देखिए क्या है, अब इसको आप अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के आधार पर हाई कोर्ट, मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का आदेश देता है। अब यहां पर देखिए परम आदेश, परमादेश, ये आम नागरिक के लिए नहीं, ये लोक पदाधिकारी के लिए, कलेक्टर के लिए, एसपी के लिए, सचिव के लिए, नगर निगम अध्यक्ष के लिए, बैंक के अधिकारी के लिए। तो इससे आम नागरिक का कोई संबंध नहीं। परम आदेश दिया गया कि आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जिस काम के लिए जो पद आपको सौंपा गया है, उसे ईमानदारी के साथ, समय के साथ पूरा करें, इसे कहते हैं परमादेश। इसे कहा जाता है परमादेश। चलिए उत्तर जो आपको दिए हैं अमृता जी, सबसे पहले 92 का उत्तर सी पूर्णतः सही है आपका। बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्तर एकदम एक्यूरेसी के साथ सही है। दीपा जी आपने भी सही दिया है, लेकिन क्या है तो परमादेश लोक पदाधिकारी को। उत्प्रेषण आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय। उत्क्रमित मतलब पहले वो प्राइमरी स्कूल था, अब वो मध्य विद्यालय, माने उसे नीचे से ऊपर कर दिया गया, तो उसे बोलते हैं उत्क्रमण। तो यहां भी वही शब्द है। यदि कोई मुकदमा लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में है और न्यायालय, उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगवाता है, उसे कहते हैं उत्प्रेषण। ये भी आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी खास मुकदमा। अधिकार परीक्षा, ये कल आप परीक्षा में पास करते हैं, आप योग्यता आप में है, लेकिन बेईमानी से, अनियमितता से, पैसा के बल पर किसी अन्य को पास कर दिया तो आपको फेल कर देता है, तो आपके मुकदमा लड़ते हैं कि उस पद की धारण करने की योग्यता मुझ में थी, लेकिन मुझे ये पद नहीं दिया गया। तब न्यायालय ये जारी करेगा अधिकार परीक्षा। उस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त करो जिसका जो उस पद का अधिकारी है। तो यहां पर देखिए क्या है, नौकरी किसी खास क्षेत्र का हो गया। बंदी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी का कारण सही है या गलत है, इसके बारे में न्यायालय तय करती है, तो उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब गिरफ्तार, बंदी मतलब गिरफ्तार, प्रत्यक्ष उसे उपस्थित किया जाए न्यायालय के सामने, जिसे आपने बंदी बनाया, जिसे आपने गिरफ्तार किया है, क्या वह गिरफ्तारी का माध्यम सही है, वह अवैध तरीके से तो गिरफ्तार नहीं कर लिए हैं, गिरफ्तारी का औचित्य है या नहीं है, उसकी जांच होती है। ये हुआ बंदी प्रत्यक्ष। बंदी मतलब गिरफ्तार, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उपस्थित किया जाए उस व्यक्ति को जिसे आपने गिरफ्तार किया है। तो स्पष्ट हो गया। चलिए 93 का डी, 93 तो आंसर अभी क्वेश्चन दीपा जी हमने लिखा ही नहीं, सामने स्क्रीन पर तो दिखा ही नहीं है। किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, कल्याणकारी किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास हो। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो कहता है निजी संपत्ति, आपको पता है निजी संपत्ति तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है, सबको संपत्ति बराबर कर नहीं सकते हैं। जनता का धर्म, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, अर्थात जहां राज्य या सरकार का कोई निजी धर्म नहीं है। शोषण पर नियंत्रण, शोषण पर नियंत्रण ठीक है, लोक कल्याण का हिस्सा है। लेकिन अगला कहता है मूल अधिकार का अतिक्रमण, तो मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है यदि सभी उस अधिकार का सटीक रूप से प्रयोग करते हैं तो यकीनन तौर पर राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य होगा। कि हर नागरिक को अपना अपना जो अधिकार है
उस अधिकार का प्रयोग करने में उसे पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त है। उत्तर आपका जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले ललन कुमार मेहता आपका उत्तर, उसके बाद मोहम्मद जांबाज, फिर चमन सांडिल, फिर अनमोल जी, सभी का उत्तर सही है। सोनी 93 आपका दुर्भाग्य से गलत हो जाता है। आपका उत्तर, यदि ये विकल्प नहीं होता तब उत्तर ये सही होता। शायद आपने पूरा विकल्प नहीं पढ़ा। तो दिए गए विकल्प में सबसे बेहतर उत्तर मूल अधिकार। एक धर्म निरपेक्ष, सही बताया, धर्म और निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब होता है तटस्थ, जैसे आपने सुना गुट निरपेक्ष। न तो हम अमेरिका गुट में है, न ही हम रूस के गुट में, दोनों गुट से निरपेक्ष तटस्थ, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष होना। धर्म के प्रति निरपेक्ष, जहां का राज या सरकार का कोई अपना धर्म नहीं, जहां धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। देखिए, धर्म के प्रति तटस्थ रहना है। धर्म को हतोत्साहित नहीं करना। धर्म व्यक्तिगत है, आप पूजा कीजिए, आपको मौलिक अधिकार है। पसंद के हिसाब से धर्म को स्वीकार करना। चमन सांडिल जी, उसके बाद शुभम, आपका उत्तर सही है। तो सबसे उत्तर होता है धर्म का एकीकृत। एकीकृत मतलब तो हो गया कि नहीं, सब धर्म को मिला करके। तो ये तो अकबर किया था कि उसने एक नया धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। यहाँ सब धर्म व्यक्तिगत है। धर्म वह है जिसको धारण कर सके। हर व्यक्ति को धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सके, अपने अपने धर्म के हिसाब से त्योहार का आयोजन कर सके, अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सके। धर्म के प्रति निरपेक्ष। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में मतभेद हो। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। 42वां संविधान संशोधन के प्रस्तावना में क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, यह संविधान का शब्द है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत की संसद की संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद का संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में मत विभिन्नता की अवस्था हो। तो अनुच्छेद 108 के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और यदि ये नहीं है तब लोकसभा उपाध्यक्ष, और ये भी नहीं है तब राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, कभी भी अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अब तक 3 बार, पहली बार 1961 दहेज निषेध कानून के लिए, 1978 बैंकिंग कानून के लिए, और 2002 कोटा कानून के लिए। अब तक 3 बार बुलाया गया है। चलिए, आंसर स्पष्ट हो गया। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? विश्व का किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही बोलते हैं, शुष्क मरुभूमि का देश। तो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के नाम से ही एशिया, चलिए भारत तो एशिया में आता है, आपको पता ही था, रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में आप सुने होंगे शांत घाटी। लेकिन यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं। मरुस्थल जो होता है, ग्लोब पर आप देखेंगे तो मरुस्थल, विश्व का जो अधिकांश मरुस्थल होता है वह दोनों गोलार्ध में 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच ही, 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच ही मरुस्थल पाया जाता है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, यूरोप में कोई है ही नहीं। एशिया में गोबी सबसे बड़ा मरुस्थल है। आंसर यूरोप, सोनी राय
आपने आंसर सही दिया। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 96, दीपा रश्मि का सबसे पहला उत्तर, फिर अनमोल चांडिल, तमाम का उत्तर सही है। शुभम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यूरोप को याद रखना कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जल की लवणता, लवणता मतलब क्या हुआ कि जो सबसे खारा पानी का झील है। भारत का सबसे मीठा जल का झील आप बुलर झील है। यहां पर देखिए डल झील भी खारा झील है, चिल्का भी खारा है, साबर भी, और ये तो मीठा झील का। एक विकल्प तो यहीं समाप्त हो गया। अब आपके पास 3 विकल्प है। सबसे बड़ा माने ज्यादा मात्रा में पानी है तो वो है चिल्का झील। लेकिन पूछ रहा है कि भारत में सबसे लवणता अधिकतम, तो सबसे अधिक लवणता वाला जो होता है वो राजस्थान का सांभर झील। ये भी लवणता जिला है, ये भी लवणता वाला, ये भी लवणता, तीनों लवणता का झील है। जैसे कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा लवणता का झील, लेकिन सर्वाधिक लवणता क्या है कि 1000 ग्राम में कितनी नमक की मात्रा है, तो औसत लवणता होती है 36 ग्राम। लेकिन जहां ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा हो जाता है सांभर झील, सबसे बड़ा चिल्का झील, कश्मीर का डल भी जो है वह खारा झील में आता है, सबसे मीठा झील का बुलर। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन संख्या 97, सबसे पहला उत्तर है दीपा का, उत्तर पूर्णतः सही है। उसके पश्चात अनमोल जी, उत्तर आपका भी सही है। फिर अमित कुमार आपका भी, चमन सांडिल। तो चिल्का झील यदि सब भारत का सबसे बड़ा लवणता का झील तो उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। सबसे सर्वाधिक खारा तब हो जाता है राजस्थान का सांभर झील। हाँ, राजस्थान में सांभर झील पड़ता है, चिल्का उड़ीसा का झील है, और डल कश्मीर का, बुलर भी कश्मीर का झील है। वन अनुसंधान संस्थान, वन क्या है? जंगल, जंगल का अनुसंधान संस्थान कहां है? चलिए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जंगल अनुसंधान संस्थान जो है वो है देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका है देहरादून में। वन अनुसंधान देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। इसके अलावा यहां अन्य विकल्प जो आपके सामने है, देखिए विकल्प में आपके सामने नागपुर, मैसूर और एर्नाकुलम 3 विकल्प आपके सामने दिया गया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैसूर में जो है वो केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, खाद्यान्न, भोजन, जीवन यापन की जो जरूरत होती है तो वो है मैसूर में। उसके पश्चात आइए नागपुर, तो नागपुर में है केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। मैसूर में है खाद्य, और एर्नाकुलम में ऐसा कोई संस्थान है नहीं। आंसर आपका सी, किसने आंसर सी, यहां तो तमाम विद्यार्थी ने सही दिया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, क्वेश्चन खैर आसान था। और ये अंतिम प्रश्न आपके सामने है, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैल का बना होता है? अधिकांश भू प्रॉपर्टी जो है किस शैल का है? तो भू प्रॉपर्टी यहां देखिए, आग्नेय चट्टान 5%, कायांतरी चट्टान 20%, अवसादी चट्टान 75%, और कार्बोनेट तो यहां कोई जगह ही नहीं है। तो चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, कायांत्रित और अवसादी। तो भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा 75% अवसादी है, 20% कायांत्रित है और 5% आग्नेय है। तो विद्यार्थीगण आंसर सी। चलिए, सबसे पहला जो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो पहला दिख रहे हैं अमिता जी का उत्तर सबसे पहला। और सर 98 नहीं हो पाया, 98 नंबर क्या है भाई? अच्छा, एक छूट गया था। चलिए, 98 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? अब यहां जो विकल्प आप देख रहे हैं विद्यार्थीगण, एक भी विकल्प सही नहीं है वर्तमान समय में एक भी विकल्प सही नहीं। NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच हुआ करता था, अब NH7 का अंक बदल गया। भारत में जितने भी पुराना सड़क था सबका नंबर बदल दिया गया है। अब सबसे लंबा सड़क हो गया है NH44, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को जाती है। NH44, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सड़क है उसकी लंबाई है 3744 किलोमीटर।
NH44 भारत की सबसे लंबी सड़क है। विकल्प आपका सामने हुआ है नहीं, अब इसको याद, यह पहले था लेकिन वर्तमान समय में जो है NH7, सुनी रहा है, NH44, 47 नहीं, NH44, तो वर्तमान समय में जो है NH7 वो पंजाब से उत्तराखंड को जाता है, पंजाब से उत्तराखंड को NH7 जाता है, जिसकी लंबाई है मात्र 845 किलोमीटर। NH2, पहले NH2 जो है वो कलकत्ता से दिल्ली जाता था, लेकिन अब NH2 का संख्या का बदल दिया गया है। NH2 अब हो गया है असम से मिजोरम, असम से मिजोरम हो गया है NH2। और इसके पश्चात आपका, तो इस प्रकार से आंसर जो इसमें है, अब इसको याद रखिएगा, NH44 कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए, तो आंसर आपका हो गया NH, यहां पर दिया गया विकल्प आधार पर 7 है, लेकिन वर्तमान में है NH44। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण यहां पर क्वेश्चन समाप्त होता है, और आप लोग इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ने का प्रबंध कीजिए, और लगातार स्क्रीन पर एक्टिविटी दिखता रहे उसका भी प्रबंध कीजिए। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये एक आज के तकनीकी युग में इसकी काफी अहमियत है, इसे पूरा करें। धन्यवाद।